दिस इज ओ लेवल की फिजिक्स की क्लास एंड आई थिंक मैं अभी भी किस सेक्शन में हूं? आई स्टिल कॉल इट मैकेनिकल फिजिक्स। कौन सी वाली भाई? एंड यू नो मैकेनिकल फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ा रहे थे? हम आपको उसका सबसे पहला टॉपिक था काइनेटिक्स या काइनेमैटिक्स, उसको हम बोलते हैं। दूसरा टॉपिक था डायनामिक्स, क्या बोलते उसको हम? डायनामिक्स बोलते हैं। तीसरा जो टॉपिक है आज जो मैंने पढ़ाना है दैट इज क्या जनाब साहब? एनर्जेटिक्स। क्या क्या बात करूंगा आज मैं? तो सेक्शन का नाम क्या है जी? बल्कि एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताएं। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैंने अभी तक आपको डायनामिक्स पढ़ाया है, ये डायनामिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? फोर्सेस पढ़ते हैं ना। तो फोर्स की वजह से आपने क्या क्या पढ़ना है? अगर उसी सीक्वेंस को फॉलो करो कि फोर्स कॉजेस क्या? एक्सेलरेशन, एक आपने वहां फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू ma। फिर हमने कहा फोर्स कॉजेस एक्सटेंशन, क्या फार्मूला पढ़ा है? F इज इक्वल टू ke। फिर हमने कहा फोर्स कॉजेस रोटेशन, एक तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, फिर एक और भी है मोमेंट ऑफ अ फोर्स वाला, या ये टॉर्क भी जिसको हम कहते हैं। उसका एक फॉर्मूला क्या था? फोर्स को मल्टीप्लाई करते थे किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म से। तो क्या निकलता था रिजल्ट? टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट निकलता था। मोमेंट आर्म नहीं, ओवरऑल जब आपको मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहते थे। इसी तरह अगर मैं कहूं कि एक तो वो जो हिंज्ड ऑब्जेक्ट था, कौन सा वाला? हिंज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आपने फोर्स लगाई थी, प्लीज गौर से मेरी बात सुनिएगा, तो उसके अंदर रोटेशन पैदा हुई थी। अगर वो हिंज नहीं है, वो एक फ्री ऑब्जेक्ट है, क्या जनाब साहब? एक ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होता है? आपने पहले तो कहा सर उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, चलो मान लिया। जब एक्सेलरेशन पैदा होगी तो वो एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? जब वो एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है? कोई वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। वेलोसिटी में तब्दीली का मतलब क्या है? मतलब कम होगी या ज्यादा होगी? क्या डिस्टेंस नहीं ट्रेवल होगा? एक तो आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है सर? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या पढ़ा? व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ ऑब्जेक्ट जिन पे फोर्स लगाएं, जैसे रेडी है, रेडी पे फोर्स लगाएं सर सीधा सीधा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। गाड़ी पे फोर्स लगाएं सीधा सीधा डिस्टेंस। तो नॉर्मली तो जो आपके इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जो आपका पूरा मैकेनिक्स है मूवमेंट वाला, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल होता है। और अभी सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स अप्लाई होती है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से क्या हो? फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा हो, क्या कर रहा हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा हो। तो अगर आप फोर्स अप्लाइड को और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, पहले हमने कौन से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया था फोर्स को? वो पिवट से लेकर तो पता नहीं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तब क्या हुआ था? मोमेंट ऑफ अ फोर्स आया था। अब मैं आज क्या बताना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि वो पिवट वाला सवाल नहीं है, टर्निंग इफेक्ट वाला सवाल नहीं है, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है, सीधी सीधी फोर्स लग रही है, सीधा सीधा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो क्या मैं सीधी सीधी फोर्स को सीधे सीधे डिस्टेंस से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता? आपने पिछले चैप्टर में फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो हम फोर्स को नॉर्मल लीनियर डिस्टेंस से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? अगर हो कभी कर सकते हैं ना, तो कोई नई क्वांटिटी नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। कौन सी वाली? वर्क डन बाय अ फोर्स। क्या होगा जी वो? उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स। आई थिंक मैं आज भी क्या करना चाहता हूं, मैं अभी भी डायनेमिक्स के वर्ड्स में ही रहना चाहता हूं। किसके वर्ड्स में? मैं डायनेमिक्स के वर्ड्स में से जब तक एनर्जी निकाल ना लूं तब तक आपने उसको एनर्जेटिक्स कहना नहीं है। मैं भी क्या कहना चाहता हूं? लेट मी टेल यू, मैं डायनेमिक्स ही कहूंगा। प्लीज आप लोग अगले पेज पे चले जाएं। नया चैप्टर है, याद रखिएगा, मैं चैप्टर है नया है, वर्ड्स में पुराने इस्तेमाल कर रहा हूं। वर्ड्स में पुराने इस्तेमाल करूंगा, कहानी बिल्कुल नहीं है। सुने जरा, मैकेनिकल फिजिक्स में मैं भी उसको डायनेमिक्स ही बोलना चाह रहा हूं। क्यों? देखते हैं क्या तब्दील आएगी। डायनेमिक्स में होता क्या है? फोर्स या फोर्सेस। आपने क्या क्या पढ़ा? आपने कहा फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, फिर आपने कहा फोर्स कॉजेज एक्सटेंशन, फिर आपने कहा फोर्स कॉजेज रोटेशन। अब मैं क्या कहूंगा? फोर्स कॉजेज अ वर्क। क्या? फोर्स की वजह से क्या होता है?
वर्क डन होता है। ठीक है जी। अब वो वर्क डन कितना होता है, कैसा होता है, वो जरा देखेंगे जनाब साहब। यू नो व्हाट, हमने फोर्स के साथ क्या क्या पढ़ा? फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, फिर फोर्स कॉजेज एक्सटेंशन, फिर फोर्स कॉजेज रोटेशन। ये जो फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। लॉ कौन सा है? न्यूटन का लॉ है, दिस इज न्यूटन्स लॉ। फिर फोर्स कॉजेज एक्सटेंशन क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, ये कौन सा लॉ है? हुक्स लॉ। फिर फोर्स कॉजेज रोटेशन, इधर मैं सेंट्रीपिटल वाले फोर्स की बात करूं या वो टर्निंग मोमेंट वाली? आई थिंक इधर जो फोर्स कॉजेज रोटेशन है, इसके अंदर क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। उसमें अब फॉर्मूला फोर्स का है कि मोमेंट क्या है? क्या जनाब साहब? एफ इंटू क्या? इधर वैसे मैंने किसी साइंसदान के नाम का जिक्र किया नहीं किया ना? ओके, आज मैं क्या जिक्र करने लगा हूं? फोर्स कॉजेज अ वर्क। फोर्स कॉजेज वर्क। लो जी, आज का टॉपिक क्या है? फोर्स कॉजेज नहीं, फोर्स डन्स, डू डिड डन, फोर्स डज द वर्क, फोर्स डज द वर्क। लो जी, फोर्स डज द वर्क, फोर्स डज द वर्क, ये मेरा आज का टॉपिक है जी, फोर्स डज द वर्क। और आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मैं यहां पे क्या फॉर्मूला बनाऊंगा? वर्क के लिए सिंबल रखूंगा W, और यहां जो फोर्स अप्लाई करूंगा, और फिर क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल होगा। फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, और वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वर्क बन जाएगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि इसको मैं कौन सा वाला लॉ कहूंगा? जूल्स लॉ। वैसे तो साइंसदानों का नाम यहाँ, चूंकि मैंने यहाँ जो यूनिट लगानी है कौन सी लगानी है? जूल्स वाली लगानी है। कॉल इट जूल्स लॉ। लो जी, ये मेरा आज का टॉपिक है जी। लिख भी दिया, खत्म भी हो गया। लिख भी दिया है, फॉर्मूला भी लिख दिया है, लेकिन आपको पता है मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं तो अलीफ अलीफ करके बात पढ़ाऊंगा, मैं तो बात डेवलप करूंगा। क्या बात डेवलप करनी है मैंने? ये मेरा आज का टॉपिक है कि फोर्स की वजह से क्या होता है? फोर्स की वजह से वर्क होता है। अब इसको कैसे कैरी करूं? ऐसे कैरी करेंगे जनाब साहब, सुनिए जरा गौर से। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, होता क्या है? ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या करता है? इफ आई टेल यू कि जो भी फोर्स लगती है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? फोर्स। तो अगर आप उस फोर्स अप्लाइड को, एक बात याद रखिएगा बच्चों, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेट करता है, मानता हूं मैं इस बात को, क्या ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन डिस्टेंस नहीं ट्रेवल हो रहा होता? हो रहा होता है ना। तो मैं उस डिस्टेंस को क्या कर दूंगा? उस डिस्टेंस को अगर मैंने फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नई क्वांटिटी आ जाएगी। आपको पता ना क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट? सर कुछ तो है बेस, वो है सीधी सीधी, उनमें किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ क्या है उधर काम ही क्या करना? काम ही एक है क्या? किसी दो को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, किसी दो को पकड़कर डिवाइड कर दो, और सीखना क्या है? बस सर यही तो सीखना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, किसको किससे डिवाइड किया तो क्या बना। हाँ जी, अभी तक यही सिखा रहा हूं ना। इतने दिन हो गए फिजिक्स में, क्या सीख रहे हैं? आपको क्या मैं कोई मशीन बनाना सिखा रहा हूं? हम कोई जहाज बनाना सीख रहे हैं? नहीं, हम क्या सीख रहे हैं? हम ये फिजिकल क्वांटिटीज बनाना सीख रहे हैं कि सर जी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? स्पीड आएगी भाई। सर जी स्पीड को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोमेंटम आएगा भाई। सर जी एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? फोर्स आ जाएगी भाई। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? मोमेंट आ जाएगा भाई।
सर जी फोर्स को सीधे सीधे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फर्क आ जाएगा भाई, किसी मसला है? तो हम तो इस तरह से, और सिर्फ ये 3-4 नहीं, मैंने बहुत सारी पढ़ाई है आपको मालूम होगा, मैंने एरिया पढ़ाया है, फिर वॉल्यूम पढ़ाया है, मतलब लेंथ के साथ एरिया वॉल्यूम पढ़ाया है, फिर मास के साथ हमने वेट और डेंसिटी पढ़ाया है, फिर टाइम के साथ हमने वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर हमने टेम्परेचर के साथ हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, करंट के साथ हमने चार्ज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। इधर काइनेमैटिक्स डायनामिक्स में डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंट, क्या चल रहा है, क्वांटिटीज ही क्वांटिटीज चल रही है बस, ठीक है जी। और काफी सारी क्वांटिटीज होगी। आप अगली, ये मेरी कुछ ही दिनों में क्वांटिटीज वाला काम थोड़ा खत्म हो जाएगा और आगे थोड़ा थियोरेटिकल, जब मैं वेव्स और थर्मल स्टार्ट करूंगा तो वहां थ्योरी ज्यादा है और क्वांटिटीज कम है, तो उसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। अभी इस सेक्शन में बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको मैं कवर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कहा अभी आपको कि आज के लेक्चर में क्या होगा, अगर फोर्स अप्लाई की जाएगी किसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट जनरली क्या करता है, हम तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक क्या कहते हैं कि सर ये एक्सेलरेट करता है। जूल साहब क्या कहते हैं, कहते हैं भाई एक्सेलरेट तो करते ही करता है, लेकिन ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन क्या होता है, एक डिस्टेंस भी तो ट्रेवल होता है, और जब डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को और किसको, फोर्स अप्लाइड को, अगर आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, कहते हैं एक नई चीज बना लेना। कौन सी नई चीज, वर्क बना लेना, और उस वर्क का क्या करना, उसकी यूनिट्स क्या रख देना, उसकी यूनिट मेरे नाम पे रख देना, जूल साहब बना देना उसको, ठीक है जी। तो जिस साइंसदान ने जो कहानी बनाई है उसने अपनी अपनी कहानी के ऊपर क्या कर दिए, यूनिट भी अपने अपने नाम पर रखना स्टार्ट कर दिए। बहरहाल मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अभी आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि काम करेंगे फोर्स डज द वर्क में जो ये जूल्स लॉ है, जो कुछ लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए मैंने 3 बातें करने की कोशिश करूंगा। दरम्यान में डायग्राम बनाता हूं, इधर उसकी अंग्रेजी लिखूंगा और इधर उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। दरम्यान में एक डायग्राम बनाएंगे जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, और दूसरी तरफ उसका फॉर्मूला खुद ब खुद डेवलप कर देंगे हम। इफ आई से ये एक जमीन है, ये ग्राउंड लेवल है, बातें नहीं करनी यार आपने प्लीज। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वैसे तो ऑब्जेक्ट के सेंटर से वेट नीचे की तरफ है और सरफेस से एक रिएक्शन, मैं उन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं इस बात में कि अगर मैं कहूं कि मैंने इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाई है, क्या कह रही, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से हमने फोर्स लगाई है, ठीक है जी। अच्छा, आप इसको यहां से फोर्स लगाते हैं तो आई होप इतना तो आपको मालूम है कि सर जी ये ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करते करते यहां तक पहुंच जाएगा, और अगर ये यहां तक पहुंच गया तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल मैं कहां से स्टार्ट करूं जी, या तो इसके सेंटर से उसके सेंटर तक, या इसके स्टार्ट से उसके स्टार्ट तक, या इसके एंड से उसके एंड तक। आई थिंक मैंने इसके सेंटर से आपने जब फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर तो इसने यहां से यहां तक क्या किए, डिस्टेंस ट्रेवल किए, ओके। तो सिंपल सी बात होगी कि मैं क्या लिखूंगा स्क्रिप्ट में, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। किसी प्रॉब्लम है इस बात से है जी। और फिर क्या कहूंगा, फिर मैं कहूंगा सर जी या तो सीधे सीधे कह दूंगा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेड टू बी क्या, इज सेड टू बी वर्क डन, इज सेड टू बी क्या, वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे, मुझे तो लगता है प्रोडक्ट
अब मैं आज थोड़ा एक काम करूंगा, थोड़ा डायरेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स होप आपको समझ आता है कि नहीं आता। एक काम किया, ड्राइंग मैंने बना दी है, एक तरफ इसका स्क्रिप्ट लेके दूसरी तरफ फॉर्मूला डेवलप करूंगा मैं। क्या देखिए जी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड on an object, when a force is applied on an object, होता क्या है? It travels some distance it travels some distance in the direction of force. When a force is applied on an object, it travels some distance in the direction of force. It travels some distance in the direction of force. Okay. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी? जब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और हो क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसी सिचुएशन में मीनवाइल क्या कहूंगा मैं? क्या मैं कह सकता हूं वर्क इज सेड टू बी डन एज वेल? क्या होगा मीनवाइल? क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेड टू बी क्या? इज नोन एज क्या? वर्क डन। तो एक काम करें, एक तरफ वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इधर क्या लिखूंगा मैं? दूसरी तरफ मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिखना है? द इधर एक काम और लिखूंगा जी, when a force is applied on an object, it travels some distance in the direction of force and it travels some direction in the distance of force such that work is said to be done. यूं लिख लो यार कि इस वक्त तीन बातें हो रही हैं। अप्लाई कर रहे हैं हम क्या बच्चों, बताइए, अप्लाई कर रहे हैं हम क्या? फोर्स। ट्रेवल हो रहा है क्या? डन क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है, डन। अंग्रेजी कैसे डिफाइन हो रही है? फोर्स इज अप्लाइड, डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, वर्क इज। तो एक ही सिचुएशन है, एक सिचुएशन में तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली क्वांटिटी इन्वॉल्व है फोर्स इज अप्लाइड। जब भी कभी फोर्स इज अप्लाइड हो, क्या हो जी? फोर्स इज अप्लाइड हो। दूसरी सिचुएशन क्या है? मीनवाइल क्या हो रहा हो? डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड हो रहा हो। क्या रहा हो? डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड हो रहा हो। तो लाजमी है क्या होना? वर्क इज डन होना, वर्क इज डन होना। तो लो जी, लाजमी है क्या होना? वर्क इज डन होना। तो ये मुझे लगता है वर्क की इम्प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज applied on an object and it travels some distance in the direction of force. जब भी कभी को कहना जी वर्क क्या होता है, वर्क कब होता है? कहो जी जब वर्क कब तब होता है जब फोर्स लगती है और डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो हम कहते हैं तब क्या हुआ है? तब वर्क हुआ है। तो अंग्रेजी कैसी होगी? हमारी टर्म क्या इजाद होगी? फोर्स इज व्हाट? अप्लाइड। डिस्टेंस इज व्हाट? ट्रेवल्ड। वर्क इज व्हाट? डन। किसी को मसला इस बात से? तो आई होप आपको मुझे हमेशा ऐसा लगता है ओ लेवल में फिजिक्स पढ़ाकर कि मैं फिजिक्स कम पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश की वोकैबुलरी सिखा रहा हूं। मतलब इंग्लिश में कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेजॉरिटी हद तक ऐसे ही होता है। आपने भी इनिशियली कोशिश क्या करनी है? आपने भी इनिशियली कोशिश क्या करनी होती है कि सर इन टर्म्स को ही तो सीखना है। असल में इन टर्म्स को ही तो सही तरीके से सीखना है। ऑर्डिनरी लेवल का कॉन्सेप्ट ही क्या है? कहते जनाब साहब आप क्या करिए, फिजिक्स की जुबान सीखिए। क्या सीखिए? फिजिक्स की जुबान क्या है कि फिजिक्स में अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लफ्ज हैं क्या क्या, वो वर्ड्स यूज कैसे कैसे होते हैं, वो वर्ड्स आपस में कनेक्टेड कैसे कैसे हैं, ताकि आप बाद में उनके जुमले बना सकें, उनकी कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स करके कोई मजमून लिख सकें। खैर मजमून तो नहीं लिखना हमने यहाँ अभी, लेकिन हाँ फिजिक्स का अपना एक मजमून है। कैसे? मैंने क्या बोला? फोर्स इज अप्लाइड, तो मीनवाइल क्या होगा? डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, हेंस वर्क क्या होगा? वर्क इज डन होगा। किसको मसला इस बात से? अब ये जो वर्क डन होगा वो होगा क्या? अगर मैं फैक्टर्स में चला जाऊं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? वर्क डन, तो क्या होगा? जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, दिमाग क्या कहता है? वर्क उतना
ज्यादा लगेगा। अच्छा, डिस्टेंस जितना ज्यादा ट्रेवल कराना है, मतलब पिंडी से लाहौर तक जाना है तब ज्यादा वर्क लगेगा, या पिंडी से किसी को कराची लेके जाना है तब ज्यादा वर्क लगेगा? सर जी वर्क ज्यादा कभी लगेगा जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। तो आई बिलीव कि फोर्स ज्यादा लगाएंगे तब भी वर्क ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करवाना हुआ तब भी वर्क ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली दोनों में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो क्या करें, एक काम करें, सर उधर आपने अंग्रेजी लिख दी है, इधर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। आपको पता है मैं वो पहले फैक्टर्स लिखवा कर तो पूरा कहानी बना के लिखता हूं, पूरी कहानी बना के लिखें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन। अब के बाद मैं हमेशा वर्ड ही वर्क डन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अब मैं अकेला डब्ल्यू बोल ही नहीं रहा, अकेला वर्क, मैं वर्क के साथ क्या करूंगा? वर्क डन, वर्क डन की बात करूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन, आई बिलीव देयर आर टू। नंबर वन, वहां उस कहानी में समझ आ रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। एक तो होगा फोर्स अप्लाइड और दूसरा क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फोर्स अप्लाइड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं वो हेडिंग्स नहीं बनाऊंगा, प्रोपोर्शनैलिटी की हेडिंग, और फिर मैं डायरेक्ट काम करता जाऊंगा। बस मुझे एक बात बताइए, इन फैक्टर्स को देख के बताइए कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क डन और फोर्स अप्लाइड, क्या ख्याल है क्या होगी इनकी प्रोपोर्शनैलिटी? ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड ग्रेटर विल बी द वर्क डन। तो क्या करूं? किसी को प्रॉब्लम है इस प्रोपोर्शनैलिटी से? एनीवन? हो सकती है ना, या नहीं? दिमाग में नहीं बैठ रही? हमें तो इतना ज्यादा डायरेक्ट इनवर्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया, हमें पता चल जाता है कि सर फोर्स ज्यादा होगी तो वर्क ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है। फिर इसके साथ क्या करूं? वर्क डन और दूसरी चीज क्या है जी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो मैं भी मिसाल आपको दे रहा था कि अगर कोई मजदूर जो है वो रेडी को खींचकर 1 किलोमीटर रेडी खींचता है तब ज्यादा वर्क करेगा, या अगर वो कहता है जी मैंने आज 10 किलोमीटर रेडी खींची है, क्या होगा? आई थिंक 10 किलोमीटर रेडी खींचेगा तो ज्यादा वर्क होगा ना। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने मिसाल दी थी कि अगर एक गाड़ी ने पिंडी से लाहौर जाना है तो ज्यादा वर्क करेगी, या पिंडी से कराची जाना है तो ज्यादा वर्क करेगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी गाड़ी उतना उसने वर्क किया होगा, एंड पे उतना थकेगी। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? थकेगी मतलब थकती नहीं है, एनर्जी यूज होगी। इंसानों को कॉन्सेप्ट है एनर्जी जब खत्म होती है तो इंसान थकने लगता है। मशीनों का क्या होता है? वो कहते हैं भजन पेट्रोल डाल दो थकावट खत्म। हम क्या कहते हैं? रेस्ट करा लो थकावट खत्म। ये थोड़ा हम भी खाना छाना, हमारा अपना एक प्रोसेस है थकावट खत्म करने का, गाड़ी का अपना एक प्रोसेस है थकावट खत्म करने का। खैर बहरहाल मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ानी, मैंने क्या पढ़ाना है? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यार। वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल भी आपस में क्या है? वो भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसको मसला इस बात से कि मैं कहूं वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वर्क डन और फोर्स अप्लाइड वो भी आपस में। अगर प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं बच्चों। आपको मालूम है पहले मैं प्रोपोर्शनैलिटी देखता हूं, फिर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को आपस में कंबाइन करता हूं। कंबाइन करेंगे, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो कैसे कंबाइन होंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये जो फोर्स अप्लाइड है और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इनके आपस में क्या होगा? फिर अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा? मल्टीप्लाई का निशान होता है। ओके। और आपको मालूम है कि मैं अक्सर प्रोपोर्शनैलिटी को जब क्या करता हूं, इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है भाई? सब वो कांस्टेंट 1 ही होता है। तो अब आप क्या करेंगे? बार जब कोई कांस्टेंट की वैल्यू कुछ हुई तो मैं लिख लिया करूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूं? मुझे एक बात बताएं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं और कांस्टेंट आए, और कांस्टेंट ने अगर 1 ही होना है तो मैं क्यों उस स्टेप को लिखूं? वो तो उस स्टेप को मैं कब लिखूंगा? मुझे लगता है मुझे वो स्टेप तब मेंशन करना चाहिए जब कांस्टेंट की वैल्यू अदर देन
अदर देन 1 हो तो मुझे उसको स्पेसिफाई कर देना चाहिए, अदरवाइज मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए। डायरेक्ट क्या लिखूं जी, आई थिंक मैं डायरेक्टली लिख दूंगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या, फोर्स अप्लाइड एंड क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हेलो जी। और आप कहेंगे सर ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप इतना डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं कहूंगा भाई सब सिखा दिया तुम्हें, 10-10 50-50 एग्जांपल्स करके सिखा दिए। अब जब मुझे पता है, आपको भी पता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ने 1 होना है, 1 ने मल्टीप्लाई होकर गायब होना है, तो मैं 2 लाइनें क्यों लिखूं, अपना टाइम इतना जाया क्यों करूं? ठीक है। हाँ, अगर आप वैसे अगर आपको कहते नहीं सर ये तो नोट्स खराब हो जाएंगे, नोट्स को ठीक करना है, तो यहाँ साइड पे एक नोट लिख दीजिए। Since we know what? Since we know that the constant of proportionality is mostly what? Is mostly 1. So what? So we are ignoring it. Since we know that the constant of proportionality is mostly 1, so we are ignoring it. ये अपने पास अपना एक साइड पर नोट लिख दीजिए कि इस वजह से आपने उसको इग्नोर ही कर दिया। एंड आई थिंक यहां से जाकर मैंने क्या कर दिया है बच्चों, मैंने वर्क डन का क्या डेवलप खत्म हो गया। क्या करूं जी, अगर आपको लगता है सर ये वाला कॉलम बहुत नीचे चला गया, यहां बहुत सारी जगह है, तो एक काम करें, यहां आ जाए, क्या लिखें, वर्क डन by a force is properly defined as क्या, work done by a force is properly defined as the product of क्या बच्चों, is properly defined as the product of force applied and क्या, and the distance traveled एक बात और भी लिखें, and the distance traveled in the direction of force। ये बात लिखना क्यों जरूरी है बच्चों, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखना क्यों जरूरी है? एनीवन यू नो, आपने भी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा हुआ है, फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, फोर्स कॉजेज एक्सटेंशन, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, उसको क्या करें, उसको मिटा दें जी। अगर रिसेंट बातें हैं तो दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक था F इंटू डी परपेंडिकुलर और एक F इंटू क्या, F इंटू डी। ये जो F इंटू डी परपेंडिकुलर है, ये काम करें, इसके लिए हमने नाम क्या इजाद किया था बच्चों, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। क्या यूं समझिए कि चैप्टर्स के क्या नाम चल रहे हैं, पिछले चैप्टर का नाम था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मिट जा भाई, और रिसेंट चैप्टर का नाम क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स। क्या जनाब साहब, एक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स है, क्या वर्क बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स। तो याद रखिए जनाब साहब हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्सेस में यूं समझिए कि सर जी आप 2 टॉपिक्स या 2 चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। एक तरफ क्या पढ़ रहे थे, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, अब क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या है, वो आपको मालूम है कि सर जी मोमेंट ऑफ अ फोर्स में क्या होता था, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे, कौन से वाले से, और यहां पर क्या होगा सर, ये वर्क डन बाय अ फोर्स में भी क्या होगा, यहां पे भी हम फोर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे, किससे, लेकिन कौन से डिस्टेंस से, याद रखिए ये निशान लगा देता हूं, ये कौन सा निशान है, मतलब यूं करके यूं करना, ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन यूं तो दूसरी भी यूं हो, ये क्या होता है, वैसे पैरेलल के लिए निशान ये होता है ना, है खैर जो भी है, यूं कर दीजिए कि मैंने अभी क्या पढ़ाना है, पिछला चैप्टर था वर्क डन बाय अ फोर्स
और अभी क्या चैप्टर है, वर्क डन बाय मोमेंट ऑफ अ फोर्स, और अभी का चैप्टर क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स। तो दोनों आपस में काफी सिमिलर चीजें, क्या है, काफी सिमिलर चीजें, फॉर्मूला तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? एक तरफ डिस्टेंस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर, दूसरी तरफ डिस्टेंस कौन सा लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाला, पहली बात। उधर ऑब्जेक्ट का टर्निंग इफेक्ट निकालना है, उधर इधर क्या निकालना है, उधर था मोमेंट ऑफ अ फोर्स निकालना है, यहां वर्क डन बाय अ फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? तो याद रखिए बच्चों, छोटा सा फर्क है और काफी चैप्टर चेंज हो गया है। क्या हो गया? छोटे से फर्क ने पूरे का पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया है। कैसे हमने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया बच्चों? पहले टॉपिक का नाम था टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट या टॉर्क। अब टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन। और इस वर्क डन को मैं रिलेट करूंगा किससे? एनर्जी से। किससे? कि जब कोई वर्क करेगा तो मैं कहूंगा जिसने वर्क किया है उसकी एनर्जी कम हो गई, जिस पर वर्क हुआ है उसकी एनर्जी, खैर ये तो मैं बात की बात है, मैं भी एनर्जी को नहीं लाना चाहता बीच में। मैं थोड़ी देर बाद पहले वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, वर्क की यूनिट्स, वर्क का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर लूं, फिर मैं आ जाऊंगा किसकी तरफ, कि वर्क का ताल्लुक और किस क्वांटिटी के साथ है, फिर मैं थर्ड चैप्टर में अपने आप को लेके जाऊंगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। क्या कॉन्सेप्ट है? मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स पढ़ रहे थे। पहले डायनेमिक्स को कैसे पढ़ा था? एक्सेलरेशन और एक्सटेंशन के हिसाब से। अच्छा, उधर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वैसे उधर फार्मूले थे फोर्स के। किसके? मतलब फोर्स सब्जेक्ट था, F इक्वल्स ma, F इक्वल्स। अब जो डायनेमिक्स का नया रुख है, इस नए रुख में जब मैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स की बात करता हूं या वर्क डन बाय अ फोर्स की बात करता हूं, यहां मैं फोर्स का फॉर्मूला नहीं बनाना चाहता। बच्चों याद रखिए, एक्सटेंशन और एक्सेलरेशन में फॉर्मूला किसका था? फोर्स का। वहां सब्जेक्ट कौन होता था? F इक्वल्स ma, F इक्वल्स ke। अब फोर्स का फॉर्मूला, अब फोर्स सब्जेक्ट, अब फोर्स के थ्रू कुछ होगा, फोर्स के अगले कुछ वो क्या कहते हैं, कॉजेज होंगे,